नमस्कार। आप जानते हैं कि भूत नहीं होते, चुड़ैलें नहीं होती, फिर भी आपने स्त्री फ़िल्म देखी, स्त्री 2 भी देखी, सुपरहिट रहीं ये दोनों फ़िल्में। भूल भुलैया पार्ट 1, पार्ट 2 सब सुपरहिट रहीं, जबकि आप जानते हैं भूत नहीं होते। क्यों सुपरहिट रहीं और क्यों आपने देखी? कि जो कहानी थी वो इतने कन्विंसिंग वे में सुनाई गई थी, इतने प्लॉजिबल वे में सुनाई गई थी कि आप उसे देखने को मजबूर हो गए। इंग्लिश की भी कुछ फ़िल्में, बहुत सारी फ़िल्में हैं साई-फाई जो साइंटिफिक मूवीज़ होती हैं, जो थैनोस वाली मूवी थी, द एंड गेम, वो कितनी सुपरहिट रही थी। तो ये सारी फिल्में या ऐसे ही राइटिंग्स, ऐसे ही जो लिटरेरी वर्क्स हैं वो इसलिए पॉपुलर होते हैं कि कहानी बड़े ढंग से सुनाई गई होती है। तो आप जो न चाहते हुए भी, आप विश्वास नहीं करते जिन चीज़ों में, फिर भी उसको देखते हैं, इंटरेस्ट के साथ देखते हैं, ये कहलाता है विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ। डिसबिलीफ अविश्वास होता है, तो आप अपने अविश्वास को सस्पेंड कर देते हैं, यानी साइड में रख देते हैं उसको, खुद बेवकूफ़ बनने को तैयार होते हैं, यानी जो चीज़ें नहीं हैं उनको मानने को तैयार हो जाते हैं। तो ये एक आर्ट होती है लिखने वाले की, फिल्में बनाने वाले की, कि आप अपनी मर्जी से वहाँ बेवकूफ़ बनने के लिए जाते हैं। चलिए, तो आज इसी टर्म को देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारे कॉम्पिटिशन्स के लिए, और आपके बीए, एमए सभी जगह इस पर क्वेश्चंस भी आते हैं, और आप एज अ लिटरेरी डिवाइस भी इसको इंडिकेट कर सकते हैं। जब कोई एक्सप्लेनेशन आप लिखते हैं तो उसके नीचे जो क्रिटिकल कमेंट्स आप लिखते हैं उसमें आप दिखा सकते हैं, अगर ऐसा कुछ उस पोएम में या उस ड्रामा में दिखाया गया है तो आप उसको नीचे क्रिटिकल कमेंट्स में लिख सकते हैं। चलिए पढ़ते हैं इसको। विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ इज़ अ लिटरेरी एंड आर्टिस्टिक कंसेप्ट। तो ये जो टर्म है, लिटरेरी माने एक साहित्यिक, और आर्टिस्टिक माने कलात्मक कंसेप्ट है एक, दैट रेफर्स टू, जो कि हमें बताता है द ऑडियंसेस डेलिबरेट डिसीजन। ऑडियंस जो पढ़ने वाले हैं, ऑडियंस माने वैसे तो देखने वाले होते हैं, लेकिन जो श्रोता हैं या फिर पाठक हैं, उनका डेलिबरेट माने जानबूझकर, डिसीजन निर्णय, टू टेम्परेरीली माने कुछ समय के लिए, सेट असाइड माने एक तरफ रखने का, स्केप्टिसिज्म क्या होता है, जब आप किसी भी चीज़ पर शक करते हैं, एंड एक्सेप्ट और स्वीकार करने के लिए लोग तैयार हो जाते हैं, अनरियल जो अवास्तविक है, इम्प्रॉबेबल यानी असंभव है, और फैंटास्टिकल यानी बड़ा काल्पनिक तरीके का एलिमेंट है, ऑफ अ वर्क किसी रचना का, ऑफ फिक्शन जो कि एक काल्पनिक यानी नॉवल है या शॉर्ट स्टोरी है, दोनों को ही फिक्शन कहा जाता है, इन ऑर्डर टू फुली एंगेज, यानी इन ऑर्डर टू का मतलब के लिए, फुली पूरी तरीके से, एंगेज विद द स्टोरी यानी कहानी में खो जाने के लिए। तो किसी भी कहानी में, किसी भी उपन्यास में पूरी तरीके से डूब जाने के लिए, खो जाने के लिए, उसको एंजॉय करने के लिए जो पाठक हैं, जो श्रोता हैं, या जो देखने वाले हैं, दर्शक हैं, वो अपने डिसबिलीफ को, अपने अविश्वास को एक किनारे रख देते हैं। सेट असाइड माने किनारे रख देते हैं। ऑल्दो हालांकि रीडर्स और व्यूअर्स, रीडर्स माने पाठक और व्यूअर्स माने दर्शक, आर अवेयर माने वो जानते हैं, दैट के द इवेंट्स घटनाएं, यानी जैसे आपने एंड गेम में देखी थी जो घटनाएं, या फिर स्त्री में देखी थी, स्त्री 2 में देखी थी वो घटनाएं, कैरेक्टर्स और जो पात्र हैं, तो स्त्री में जो चुड़ैल थी, और सेटिंग्स या फिर वहाँ की जो सेटिंग है यानी जो एनवायरनमेंट है, प्रेजेंटेड जो प्रस्तुत किया गया है, आर नॉट रियल वो वास्तविक नहीं है, दे एग्री यानी जो पाठक हैं या दर्शक हैं वो इस बात पर सहमत होते हैं, टू बिलीव विश्वास करने के लिए, इन दैम उनमें, फॉर द ड्यूरेशन ऑफ द नरेटिव, ड्यूरेशन अवधि होती है ऑफ द नरेटिव, यानी जो वर्णन किया गया है, जो कहानी सुनाई गई है, यानी जो फिल्म है, उतनी देर के लिए वो उसमें विश्वास करने के लिए तैयार हो जाते हैं। दिस ये मेंटल मानसिक, एंड इमोशनल और भावनात्मक, कोऑपरेशन सहयोग, अलाउज यानी अनुमति देता है, द ऑडियंस दर्शकों को, टू एक्सपीरियंस अनुभव करने की, एन्जॉयमेंट आनंद, इमोशनल कनेक्शन यानी भावनात्मक जुड़ाव, एंड मीनिंग और अर्थ, विदाउट बिना, कॉन्स्टेंटली लगातार, क्वेश्चनिंग माने प्रश्न किए, द स्टोरीज रियलिज्म
इस कहानी की वास्तविकता को। तो कहानी की वास्तविकता पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगाते हैं ऑडियंस, और उसे मज़े से एंजॉय करते हैं, उसके साथ भावनात्मक जुड़ाव भी होता है। जैसे जब आपने देखा था कि आधी जनसंख्या थैनोस ने कम कर दी थी, तो हम लोग भी, जो मर गए थे लोग, उनके साथ हमारा भी इमोशनल अटैचमेंट हो गया था, हम भी उनके लिए दुखी थे। फिर देखिए, द concept was introduced by the English romantic poet Samuel Taylor Coleridge in 1817। तो ये जो कंसेप्ट है, जो दिया गया है, ये जो टर्म है, किसने दिया था? वॉज इंट्रोड्यूस्ड, यानी ये दिया गया बाय द इंग्लिश रोमांटिक पोइट, जो अंग्रेजी का रोमांटिक पीरियड का कवि था, सैम्यूल टेलर कॉलरिज। एस.टी. कॉलरिज के नाम से आप इसको जानते हैं। कुबला खान बहुत फेमस इनकी पोएम है, जो मैंने अपलोड भी की है। तो एस.टी. कॉलरिज ने ये 1817 में दिया था। ये आपके कॉम्पिटिशन्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट डेट है 1817, क्योंकि ये बायोग्राफिया लिटरेरिया की पब्लिकेशन डेट है। 2-3 डेट्स हैं जो मैं आपको बार बार कहती हूँ कि उनको याद रखिए। एक 1798, क्योंकि वो लिरिकल बैलेट्स की पब्लिकेशन डेट है, और ये 1817 भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट डेट है, क्योंकि इस साल को बायोग्राफिया लिटरेरिया पब्लिश हुई थी। ही आर्ग्यूड, उसने ये तर्क दिया, दैट के इफ़ अ राइटर, अगर एक लेखक कुड क्रिएट, पैदा कर सके, कन्विंसिंग यानी विश्वास दिलाने वाली, सेंस यानी भावना, ऑफ ट्रुथ सत्य की, थ्रू माध्यम से, इमेजिनेशन कल्पना, कंसिस्टेंसी माने एक सीक्वेंस होता है, एक लॉजिक होता है घटनाओं के बीच में, तो वो कंसिस्टेंसी कहलाती है। एंड इमोशनल ऑथेंटिसिटी, इमोशनल माने भावनात्मक, ऑथेंटिसिटी माने सच्चाई। तो आप जो प्रस्तुत करें घटनाएं, वो इस तरीके की हों कि लोगों को उस पर उसकी ऑथेंटिसिटी पर शक ना हो, भावनात्मक रूप से वो जुड़ाव महसूस करें। तो द ऑडियंस यानी जो श्रोता हैं या दर्शक हैं या पाठक हैं, वुड विलिंगली सस्पेंड, विलिंगली माने अपनी इच्छा से, स्वेच्छा से, सस्पेंड माने एक तरफ रख देंगे, डिसबिलीफ अपने अविश्वास को, एंड डेवलप और वो विकसित करेंगे, व्हाट ही कॉल्ड वो चीज़ जिसको कि उसने कहा। ही यहाँ पे एस.टी. कॉलरिज के लिए आया है कि एस.टी. कॉलरिज ने जो कहा है उस चीज़ को श्रोता या जो पाठक हैं वो डेवलप कर लेंगे, विकसित कर लेंगे। क्या चीज़ है वो? पोएटिक फेथ यानी काव्यात्मक विश्वास। तो वो विश्वास करेंगे आपकी कही हुई बातों पर। दिस मीन्स, इसका मतलब है दैट के द ऑडियंस, जो श्रोता हैं या जो पाठक हैं, वैल्यूज़ वो महत्व देते हैं द इंटरनल लॉजिक, इंटरनल आंतरिक, लॉजिक तर्क को, एंड इमोशनल ट्रुथ और भावनात्मक सच्चाई को, ऑफ अ स्टोरी एक कहानी की, मोर देन इट्स फैक्चुअल एक्यूरेसी, उसकी जो फैक्चुअल माने तथ्यात्मक, एक्यूरेसी सटीकता होती है, तो उसके तथ्यों पर ध्यान न देकर उसकी इमोशनल ट्रुथ पर यानी उसकी भावनात्मक सच्चाई पर ज़्यादा जोर देते हैं। अलिफ लैला अगर आप देखा है, बहुत सारी कहानियां हैं, शक्तिमान हम बचपन में हम लोगों ने देखा था। तो ये सारी चीज़ें हम जानते हैं कि सच नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन वो एक इमोशनल अटैचमेंट हो जाता है उन कैरेक्टर से। विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ डज नॉट डिमांड, यानी ये जो चीज़ है विलिंग सस्पेंशन ऑफ, विलिंग माने जानबूझकर, सस्पेंशन एक तरफ रख दिया गया, ऑफ डिसबिलीफ अविश्वास को, डज नॉट डिमांड ये मांग नहीं करता, दैट के अ वर्क एक रचना बी हो रियलिस्टिक वास्तविक, रेदर बजाय इसके, इट रिक्वायर्स इसकी आवश्यकता होती है इंटरनल कंसिस्टेंसी, आंतरिक कंसिस्टेंसी मतलब चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हों। वंस एक बार, अ स्टोरी एस्टेब्लिशेस इट्स रूल्स एक कहानी जब स्थापित कर देती है अपने नियमों को, वेदर चाहे इन्वॉल्विंग उसमें शामिल हो मैजिक जादू, एडवांस टेक्नोलॉजी जैसा कि आप साई-फाई में देखते हैं, और सिंबॉलिक इवेंट्स या फिर सिंबॉलिक प्रतीकात्मक इवेंट्स घटनाएं, इट मस्ट फॉलो देम लॉजिकली यानी वो जो घटनाएं हैं वो लॉजिकली होनी चाहिए, तर्क संगत होनी चाहिए, एक दूसरे से ढंग से जुड़ी हुई होनी चाहिए, कन्विंसिंग होनी चाहिए। व्हेन दिस कंसिस्टेंसी इज मेंटेन्ड, तो जब ये कंसिस्टेंसी यानी अनुरूपता हिंदी में बोलते हैं उसको मेंटेन किया जाता है, बनाए रखा जाता है,
द ऑडियंस, तो पाठक या दर्शक, रिमेन्स रहते हैं, इमर्स्ड माने डूबे हुए, कहानी में डूब जाते हैं। हाउएवर, लेकिन इफ कॉन्ट्राडिक्शंस, अगर विरोधाभास, इम्प्लॉजिबल कैरेक्टर बिहेवियर, इम्प्लॉजिबल माने अनबिलीवेबल, अविश्वसनीय कैरेक्टर किसी पात्र का बिहेवियर व्यवहार, और अनएक्सप्लेन्ड इवेंट्स, अनएक्सप्लेन्ड जिनका कोई व्याख्या न की गई हो, ऐसी घटनाएं अगर होती हैं, द सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ, तो जो सस्पेंशन है जो हमने साइड में उठाकर रख दिया, डिसबिलीफ अविश्वास को, में ब्रेक, तो वो टूट सकता है, जो सस्पेंशन है वो टूट सकता है, यानी हम उस कहानी पर विश्वास करने के लिए तैयार नहीं होते अगर घटनाएं इस तरीके की हों। अल्टीमेटली, अंततः विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ इज एसेंशियल, यानी ये जो तथ्य है विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ आवश्यक है टू स्टोरी टेलिंग, कहानी सुनाने के लिए, एज जैसा कि, क्योंकि इट इनेबल्स, ये इनेबल करता है यानी लायक बनाता है राइटर्स, लेखकों को, एंड आर्टिस्ट और कलाकारों को, टू एक्सप्लोर इमेजिनेटिव वर्ल्ड्स, एक्सप्लोर खोज करने के लिए, इमेजिनेटिव माने जो काल्पनिक हैं, वर्ल्ड्स दुनिया, तो जो थेनोस की दुनिया है, अलग अलग गैलेक्सीज में लोग जाते हैं, तो ये अभी तो संभव नहीं हो पाया, अभी कोई वैज्ञानिक पहुंच भी नहीं पाए दूसरी गैलेक्सीज में, तो लेकिन ये जो इमेजिनेटिव वर्ल्ड्स हैं उनको हम देख पाते हैं, उन पर विश्वास कर पाते हैं, कन्वे डीपर ट्रुथ, और जो राइटर है वो कन्वे कर पाता है यानी हम तक पहुंचा पाता है डीपर, ज़्यादा गहरे ट्रुथ, सच्चाइयाँ, एंड कम्युनिकेट, और संप्रेषण कर पाता है कॉम्प्लेक्स ह्यूमन एक्सपीरियंसेस, कॉम्प्लेक्स माने जटिल, ह्यूमन मानवीय, एक्सपीरियंसेस अनुभव, बियॉन्ड परे द लिमिटेशंस सीमाएं ऑफ रियलिटी वास्तविकता, तो वास्तविकता की सीमाओं से परे भी बहुत सारे अनुभव हैं जिनको राइटर महसूस करता है और हम तक पहुंचा पाता है। तो जिसने ये पटकथा लिखी होगी, मुझे बार बार एंड गेम याद आता है क्योंकि वो काफ़ी पॉपुलर साइंस फिक्शन था, आपने देखा ही होगा, तो उसमें जो घटनाएं दी गई हैं, जो दिखाया गया है कि कैसे ये जो सुपर हीरोज़ हैं वो नई नई गैलेक्सीज तक पहुंचते हैं, तो ये जो चीज़ें हैं बड़े कन्विंसिंग वे में दिखाई गई हैं। तो किसी जिसने ये लिखी होगी, इस फिल्म की पटकथा लिखी होगी, तो उसने ये चीज़ें महसूस की होंगी और हम तक पहुंचाई कन्विंसिंग वे में। फिर देखिए ओरिजिन ऑफ द कंसेप्ट, ओरिजिन माने उत्पत्ति, तो पहले भी बता चुके हैं कि उत्पत्ति इसकी कब हुई। The concept of willing suspension of disbelief was introduced by the English romantic poet and literary critics S.T. Coleridge, Samuel Taylor Coleridge in 1817। तो ये तो आप पहले जान चुके हैं कि 1857 में इसकी उत्पत्ति हुई, इस कंसेप्ट की। अब उसकी जो किताब है वो वहाँ पर नहीं बताई गई थी, मैंने तो आपको बताई थी, इन हिज वर्क बायोग्राफिया लिटरेरिया, तो उनकी एक रचना है, क्रिटिकल बुक है ये बायोग्राफिया लिटरेरिया, उसमें ये कंसेप्ट दिया गया है। कॉलरेज ने उपयोग किया द टर्म, इस शब्द का या इस फ्रेज का, वाइल डिस्कसिंग यानी डिस्कस करते हुए, द नेचर ऑफ पोइटिक फेथ, नेचर माने प्रकृति, ऑफ पोइटिक फेथ यानी जो काव्यात्मक विश्वास है, एंड द रीडर्स रिलेशनशिप, और पाठक का संबंध विद इमेजिनेटिव लिटरेचर, जो कल्पनाशील, कल्पना से भरी हुई लिटरेचर है, साहित्य है, तो उसके साथ पाठक का क्या संबंध होता है वो उसने डिस्कस किया है। ही आर्ग्यूज, वो तर्क देता है, दैट के इफ अ राइटर, एक लेखक, कुड प्रेजेंट, प्रस्तुत कर सके, अ स्टोरी, एक कहानी, विद अ सफिशिएंट सेंस ऑफ ट्रुथ एंड कंसिस्टेंसी, यानी सफिशिएंट मतलब एनफ होता है, पर्याप्त, सेंस भावना, ऑफ ट्रुथ सच्चाई की, एंड कंसिस्टेंसी, तो अगर उसमें सच्चाई और कंसिस्टेंसी हो एक रचना में, रीडर्स वुड विलिंगली सस्पेंड, तो पाठक अपनी मर्जी से सस्पेंड कर देंगे, एक तरफ रख देंगे देयर डिसबिलीफ, अपने अविश्वास को, एंड एक्सेप्ट, और स्वीकार कर लेंगे, फिक्शनल, काल्पनिक, एंड सुपरनैचुरल, तो ये जो भूत प्रेत हैं, चुड़ैलें हैं, जो आप स्वीकार कर लेते हैं, आप फिल्मों में मज़े लेके देखते हैं, सुपरनेचुरल एलिमेंट्स फॉर द ड्यूरेशन ऑफ द नरेटिव, यानी जितनी देर का वो नरेटिव है, जो कहानी है, उसका जो ड्यूरेशन है, उस अवधि के लिए वो अपने अविश्वास को साइड में रख देते हैं, है ना। कई फिल्मों में आपने देखा होगा कि चित्रगुप्त और वो धर्मराज
जो यमराज हैं वो खुद धरती पर आते हैं, यम हैं हम, है ना। एक कादर खान की थी कोई फिल्म, तो उसमें वो यम बने थे, यम हैं हम, यहाँ पे आइसक्रीम खाते हैं तो हिम क्रीम करके करते हैं, तो वो हम उन पर विश्वास कर लेते हैं। दिस आइडिया एमर्ज्ड, ये जो आइडिया है, ये जो विचार है, एमर्ज्ड माने पैदा हुआ ड्यूरिंग द रोमांटिक पीरियड। रोमांटिक पीरियड में, यानी जो 1798 के बाद का समय है वो रोमांटिक पीरियड कहलाता है। जो लिरिकल बैलेड्स पब्लिश हुई थी वहाँ से शुरुआत मानी जाती है, हालांकि उसके पहले भी रोमांटिक पोएम्स लिखी जा रही थी। विच एम्फेसाइज्ड, जिसने जोर दिया इमेजिनेशन, कल्पना पर, इमोशन, भावनाओं पर, एंड क्रिएटिविटी, और रचनात्मकता पर, ओवर स्ट्रिक्ट रियलिज्म, यानी स्ट्रिक्ट कठोर रियलिज्म माने वास्तविकतावाद। तो जो रियलिज्म था वो इससे पहले का जो काल था, यानी फर्स्ट हाफ ऑफ 18th सेंचुरी, जिसमें कि अलेक्जेंडर पोप लिख रहे थे, जो कि क्लासिकल एज के रूप में जाना जाता है, ऑगस्टन एज के रूप में जाना जाता है, तो वहाँ रियलिज्म पर ज़्यादा फोकस था। लेकिन वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज ने किस चीज़ पर जोर दिया? ये सारी चीज़ें, इमेजिनेशन, इमोशन, क्रिएटिविटी, इन पर ज़्यादा जोर दिया रियलिज्म के बजाय। कॉलरिज's कंसेप्ट, कॉलरिज का ये जो विचार है, हेल्प्ड, इसने मदद की, एक्सप्लेन, व्याख्या करने में, समझाने में, हाउ, कि कैसे, ऑडियंसेस यानी पाठक, एंगेज विद इमेजिनेटिव लिटरेचर, एंगेज यानी अपना संबंध स्थापित करते हैं, विद इमेजिनेटिव यानी कल्पना से भरी हुई लिटरेचर, साहित्य के साथ, एंड रिमेन्स इन्फ्लुएंशियल इन मॉडर्न लिटरेरी एंड मीडिया स्टडीज़। एंड रिमेन्स, और ये रहा है, यानी ये जो कंसेप्ट है वो रहा है इन्फ्लुएंशियल, प्रभावकारी, इन मॉडर्न, आधुनिक, लिटरेरी, साहित्यिक, एंड मीडिया स्टडीज़। तो जो मीडिया स्टडीज़ हैं, जो आप फिल्में देखते हैं, वेब सीरीज़ देखते हैं, वो सब क्या है? मीडिया है। तो उसकी जो अध्ययन है, मीडिया का अध्ययन है, उनमें ये जो कंसेप्ट है बहुत प्रभावशाली रहा है। बहुत सारे आप वेब सीरीज़ देखते हैं जिनमें बहुत सारी काल्पनिक चीज़ें हैं और आप बड़े मज़े से उनको देखते हैं, एंजॉय करते हैं, तो क्योंकि आप विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ करते हैं वहाँ पर। फिर देखिए की फीचर्स ऑफ विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ। तो जो मुख्य बातें हैं इस कंसेप्ट की वो क्या है? वॉल्यूंटरी एक्सेप्टेंस, वॉल्यूंटरी माने स्वैच्छिक, अपनी इच्छा से, विलिंग, एक्सेप्टेंस माने स्वीकार्यता। द ऑडियंस यानी पाठक या दर्शक, कॉन्शियसली जानबूझकर, चूजेस चुनता है, टू एक्सेप्ट स्वीकार करना, अनरियलिस्टिक अवास्तविक और इमेजिनरी या काल्पनिक एलिमेंट्स तथ्यों को, ऑफ अ स्टोरी कहानी के, फॉर द सेक ऑफ के लिए, किसके लिए? एंजॉयमेंट आनंद के लिए, एंड अंडरस्टैंडिंग और समझ के लिए। दूसरा है टेम्परेरी नेचर, यानी टेम्परेरी नेचर होती है, थोड़ी देर के लिए, ट्रांजिएंट कह सकते हैं आप, कि जो चुड़ैल में आपने विश्वास किया या जो भूतों में विश्वास किया वो थोड़ी देर के लिए होता है, फिर आप रियल दुनिया में लौट आते हैं। डिसबिलीफ इज सस्पेंडेड, यानी अविश्वास को किनारे रख दिया जाता है, ओनली केवल, फॉर द ड्यूरेशन अवधि के लिए, ऑफ एंगेजमेंट विद द वर्क, नॉट परमानेंटली, यानी जितनी देर आप एंगेज रहते हैं उस वर्क में, उस रचना में, उस फिल्म में या उस कहानी में, नॉट परमानेंटली, ना कि परमानेंट रूप से, स्थायी रूप से आप अपने जो डिसबिलीफ है उसको सस्पेंड नहीं करते। फिर थर्ड पॉइंट देखिए, इंटरनल कंसिस्टेंसी, इंटरनल आंतरिक, कंसिस्टेंसी यानी जो वर्क है उसकी घटनाएं एक दूसरे से ढंग से जुड़ी होती हैं। द फिक्शनल वर्ल्ड, जो काल्पनिक दुनिया है, मस्ट फॉलो, उसको अनुसरण करना होगा, इट्स ओन, इसके अपने एस्टेब्लिश्ड स्थापित रूल्स, नियमों का, एंड लॉजिक और तर्क का, इवन इफ इट डिफर्स फ्रॉम रियलिटी, अगर ये रियलिटी से अलग भी हो तो जो कहानी हमको सुनाई जाती है वो उसमें कंसिस्टेंसी होती है, तभी हमको अच्छी लगती है। बहुत सारी फिल्में होती हैं इसी तरीके की, वो बिल्कुल नहीं चलती है ना, और बहुत सारी बहुत सुपरहिट होती हैं, जैसे अवतार मूवी थी, बहुत सुपरहिट रही थी वो, है ना, और कितनी अवास्तविकता थी उसमें। फिर देखिए इमोशनल ऑथेंटिसिटी, इमोशनल माने भावनात्मक, ऑथेंटिसिटी माने सच्चाई, तो वहाँ भावनात्मक सच्चाई होती है तभी फिल्म चलती है।
कैरेक्टर्स इमोशंस यानी जो पात्रों की भावनाएं होती हैं एंड रिएक्शंस और प्रतिक्रियाएं शुड फील यानी अनुभव होनी चाहिए, लगनी चाहिए, जेन्युइन माने वास्तविक, एंड रिलेटेबल माने आप उनसे रिलेट कर सकें यानी अपने आप को आइडेंटिफाई कर सकें, उनका दुख आपको अपना दुख लगे, उनकी खुशी आपको अपनी खुशी लगे, तो वो क्या कहलाता है, रिलेटेबल। आप उनसे संबंध स्थापित कर लेते हैं अपना, वो आपको अपने ही लगते हैं। हीरो रोता है आप भी रोते हैं, है ना, हीरो खुश होता है आप भी खुश होते हैं, हीरो पिटता है तो आपको कितना दुख होता है, जब हीरो विलन को पीटता है तो आप तालियां बजाते हैं, खुश होते हैं। तो ये रिलेटेबिलिटी होती है। हेल्पिंग ये मदद करता है द ऑडियंस पाठकों की या फिर दर्शकों की कनेक्ट जुड़ने में विद द स्टोरी कहानी से। तो कहानी से आप तभी जुड़ पाते हैं। फिर आगे देखते हैं इम्प्लाइड एग्रीमेंट। इम्प्लाइड माने छिपा हुआ, एग्रीमेंट सहमति। तो आप सहमत होते हैं कि भाई बनाओ हमको बेवकूफ़, हम तैयार बैठे हैं। देयर इज एन अनस्पोकन यानी अनस्पोकन बिना बोला हुआ, आप बोलते नहीं है जाके डायरेक्टर से, फिल्म मेकर से, लेकिन आप तैयार होते हैं। अनस्पोकन कॉन्ट्रैक्ट समझौता होता है बिटवीन बीच में द क्रिएटर, जो क्रिएटर है, जो रचनाकार है, एंड द ऑडियंस और जो पाठक है या दर्शक है, बेस्ड ऑन ट्रस्ट एंड कोहियरेंस। तो आपको एक ट्रस्ट होता है और कोहियरेंस वही जो चीज़ें लॉजिकली जुड़ी होती हैं वो कोहियरेंस कहलाती है। तो आप तैयार होते हैं उसके लिए। इमेजिनेशन ओवर रियलिज्म, इमेजिनेशन कल्पना, ओवर रियलिज्म यानी वास्तविकता से ऊपर आप कल्पना को रखते हैं, क्योंकि वास्तविक दुनिया को तो आप झेल ही रहे होते हैं, रोजाना झेल रहे होते हैं, तो थोड़ी देर के लिए आप कल्पना की दुनिया में जाना चाहते हैं, तो इसलिए आप अपना अविश्वास साइड में रख के जाते हैं। रियल वर्ल्ड एक्यूरेसी यानी वास्तविक दुनिया की सटीकता इज लेस इम्पॉर्टेंट, वो कम महत्वपूर्ण हो जाती है देन बजाय इमेजिनेटिव काल्पनिक, प्लॉजिबिलिटी विश्वसनीयता के, विद इन द नैरेटिव, विद इन माने अंदर, द नैरेटिव माने कहानी के अंदर। तो कहानी के अंदर जो प्लॉजिबिलिटी है वो आपके लिए ज़्यादा वास्तविक हो जाती है ना। हम जाते ही इसलिए हैं क्योंकि इस दुनिया से हम तंग आ चुके होते हैं, बोर हो चुके होते हैं, तो उस बोर्डम को थोड़ी देर के लिए दूर करने के लिए हम कल्पना की दुनिया में ही डूबना चाहते हैं, इसीलिए फिल्म देखने जाते हैं। ऑडियंस एंगेजमेंट, ऑडियंस माने जो श्रोता हैं, जो पाठक हैं, उनको एंगेजमेंट माने बांधे रखना। एनकरेजेस डीपर इमर्शन एंड इमोशनल इन्वॉल्वमेंट इन द स्टोरी। तो ये जो कला है, ये जो विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ है, ये क्रिएट करने की जो आर्ट है, एनकरेजेस माने ये प्रोत्साहित करती है, डीपर और गहरा, इमर्स माने डूब जाना होता है, इमर्शन यानी वही डूब जाना, इमर्शन रॉड होती है ना जो पानी में डुबा देते हैं आप, पानी गर्म हो जाता है। एंड इमोशनल और भावनात्मक, इन्वॉल्वमेंट माने जुड़ाव, इन द स्टोरी कहानी में। तो आप अपने अविश्वास को किनारे रख देंगे तभी भावनात्मक रूप से उस कहानी से जुड़ पाएंगे। और इसका लास्ट पॉइंट देखिए, फ्रेजाइल बैलेंस। फ्रेजाइल क्या होता है, बड़ा नाजुक सा बैलेंस होता है इसमें, मतलब जरा सी बात पर आपका जो विश्वास है वो टूट सकता है। कैन ईजीली ब्रेक यानी ये जो विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ है आसानी से टूट सकता है इफ़ प्लॉट, अगर कहानी होल्स, उसमें कोई छेद हैं, लूप होल्स होते हैं ना, तो कहीं पर वो कहानी लूज होती है, कॉन्ट्राडिक्शंस या उसमें विरोधाभास होते हैं, और इलॉजिकल इवेंट्स या फिर जो घटनाएं हैं उनमें लॉजिक नहीं होता, तर्क नहीं होता, तर्कहीन घटनाएं अकर होती हैं। तो कहानी में अगर तर्कहीन घटनाएं होती हैं, कॉन्ट्राडिक्शंस, विरोधाभास होते हैं, तो जो ऑडियंस है उसका कनेक्शन आसानी से टूट सकता है। तो ये थी आज की वीडियो, इसको हम यहीं समाप्त करेंगे। धन्यवाद।